सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि आज हम जानेंगे आपका इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी, यानी कि जो भारतीय औद्योगिक नीतियाँ हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे आपका MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की या पीजीटी इकोनॉमिक्स या टीजीटी इकोनॉमिक्स या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो है भारतीय औद्योगिक नीतियाँ और MSME काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम जानते हैं इंडस्ट्री यानी उद्योग जो है किसे कहते हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जो इंडस्ट्री होती है आपका, वो प्रोवाइड करता है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, यह प्रमोट करता है आपका मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को। इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री आर एज फॉलो, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री की क्या इंपोर्टेंस है उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपका जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उसके लिए आपका इंडस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एंड सेकेंड है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इंडस्ट्री जो है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी रोजगार का स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरा आपका सोर्स ऑफ मैकेनाइजेशन, मैकेनाइज्ड मींस फार्मिंग, यानी खेती के यंत्रीकरण साधनों का स्रोत है, सोर्स है ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, यानी विकास प्रक्रिया को गतिशील प्रदान करता है इंडस्ट्री। इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। एंड अगला है आपका ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो सिविलाइजेशन होता है यानी सभ्यता का विकास करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ करता है, यानी जो अवसंरचनात्मक होती है उसका विकास करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 IPR 1956 का जो है काफी महत्वपूर्ण रोल है आपका इंडस्ट्री में। तो समझते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में। बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो इंडिया में जो है 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसमें पहला है आपका इंडस्ट्री पॉलिसी 1948। दूसरी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो आई थी आपकी 1956 में। एंड थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें वो आई थी आपका 1977 में। एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में आई थी। और फिफ्थ जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यह जो है आपका 1991 में आई थी। इसमें जो मेन फोकस किया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में फोकस किया था। और इसको जो है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो समझने का प्रयास करते हैं इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो आई थी आपका 1948 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 गिवन बाय मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको दिया गया है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके द्वारा दी गई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिया गया है। यह जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 6 अप्रैल 1948 को लागू हुई थी। बेसिक एम वाज टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, यानी कि जो इसका बेसिक एम था वाज टू डेवलप करना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, यानी कि आधारभूत। इसका मूल उद्देश्य क्या था, एक मजबूत औद्योगिक आधार विकसित करना, मजबूत
औद्योगिक आधार विकसित करना। द रिजोल्यूशन विजुअलाइज्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें जो रिजोल्यूशन किया गया था, विजुअलाइज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी संकल्प ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इसमें जो है आपका फोकस किया गया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मिक्स्ड इकोनॉमी में फोकस किया गया था। आइटम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आइटम आते थे या कंट्रोल में आते थे, उसमें पहला आर्म फोर्स, एनर्जी और रेलवे जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। एंड आइटम अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आइटम जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे, उसमें आपका कोयला, कोल, आयरन, स्टील आदि, यानी कोयला और लोहा, स्टील आदि जो है आपके राज्य सरकार के नियंत्रण में आते थे। और केंद्र सरकार के नियंत्रण की अगर बात करें, इसमें आता था आपका सशस्त्र सेना बल, डिफेंस जिसे कहते हैं, और ऊर्जा और रेलवे जो है आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्री आती थी, तो कौन कौन सी आती थी? एक तो डिफेंस आता था आपका, दूसरा एनर्जी आता था, तीसरा रेलवे आता था। बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, यानी कि जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 हैज बीन नाउन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपका 1956 की इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वो उसको जो है जाना जाता है आपका इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, और इसको जो है द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म कौन सी इंडस्ट्री पॉलिसी को कहा जाता है? तो द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म को जो है आपका सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी, इसको जाना जाता है। एंड द रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी, यानी कि जो आपका आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 थी, इसने जो है आपका इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था इनटू 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में जो है इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया था। पहले शेड्यूल ए, सेकंड शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, 3 कैटेगरी में। शेड्यूल ए के अंतर्गत जो है 7 इंडस्ट्री को कंसिस्ट किया था आपका द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और जो इसकी 3 जो इंडस्ट्री थी, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया वो दिया गया आपका स्टेट को। एंड शेड्यूल बी के अंतर्गत कंसिस्टिंग जो इंडस्ट्री थी वो थी 12 इंडस्ट्री। शेड्यूल बी के अंतर्गत कंसिस्टिंग इंडस्ट्री 12 इंडस्ट्री थी। वुड बी ओपन टू बूथ, ये जो 12 इंडस्ट्री थे ये जो है आपके बूथ यानी ओपन थे आपके बूथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए जो है ये ओपन थे। हालांकि सच इंडस्ट्री वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, यानी कि ये जो ऐसे उद्योग उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व वाले होंगे, यानी कि ये जो उद्योग होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट इसका ओनर होगा, ऐसा कहा गया शेड्यूल बी के इंडस्ट्रियों को। एंड उसके बाद जो थर्ड है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंतर्गत जो है ऑल द अदर इंडस्ट्री, जो जितने भी ऑल इंडस्ट्री थे नॉट इंक्लूडेड इन द 2 शेड्यूल, जो है शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में इंक्लूड नहीं किए गए, उनको जो है आपका शेड्यूल सी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। कंस्टिट्यूट द थर्ड कैटेगरी, इसको जो है थर्ड कैटेगरी में कंस्टिट्यूट किया गया था। विच हैज लेफ्ट ओपन द प्राइवेट सेक्टर, और इनको जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस्ट्री, अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग
ट्रेड स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ट्रेड स्ट्रेटेजी जो होती है उसे ही जो है आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो ट्रेड स्ट्रेटेजी होती है क्या कहलाता है, उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू एंड मनी अदर लीडर्स डिसाइड किया गया कि द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट विल बी प्रूव बेनिफिशियल फॉर इंडिया, यानी कि किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम जो है इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसके बारे में चर्चा की गई आपका नेहरू एंड अदर लीडर्स के द्वारा। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ इक्विटी, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ इक्विटी, मिक्स्ड इकोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी इक्विटी के साथ विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इक्विटी के साथ जो है विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत की आर्थिक प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है नेहरू एंड अन्य अदर लीडर ने डिसाइड किया था कि किस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था होगी वो भारत के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है ग्रोथ विथ इक्विटी के साथ जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनाया गया। उसके बाद अगला है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, यानी जो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 थी, इसको जो है दिया गया आपका जनता गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे पूछा गया जाएगा कि जनता गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दिया गया, तो 1977 में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है जनता गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। इट एम टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसने जो है प्रिवेंट किया आपका मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी जो इसका उद्देश्य क्या था कि एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना था, यानी एकाधिकार और आर्थिक शक्ति का जो संकेंद्रण है उसको रोकना, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को क्या करना, प्रिवेंट करना। एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन जो है मैक्सिमाइज करना। द पॉलिसी मेड इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबल टू सोशल नीड, यानी कि ये जो पॉलिसी थी वो इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू सोशल नीड। जनरेशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी उपभोक्ता वस्तुओं को अधिकतम करना, उपभोक्ता वस्तुओं की जो है अधिकतम उत्पादन करना। नीति ने उद्योग को सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तर बनाया, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 थी, इसमें जो है सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए विशेष इसमें फोकस किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की थी उसमें किस पे ज्यादा फोकस किया गया, तो इसमें जो फोकस किया गया था, पहला तो फोकस किया गया कि आपका कंज्यूमर गुड्स को मैक्सिमाइज प्रोडक्शन किया जाए। दूसरा, जो समाज की जरूरतें हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को किस प्रकार से जनरेट किया जाए, इस पे फोकस किया गया। उसके बाद अगली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980, आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1980 में। इसमें जो है मुख्य जो बल दिया, फोकस किया था, वो क्या था, इट वॉज ए ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 थी, इसका ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। यह जो है एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। क्या थी, ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। फैक्टर फोकस्ड ऑन वेयर, यानी जिन कारकों पर इस
इंडस्ट्री पॉलिसी ने ध्यान दिया या फोकस किया उसमें था लेबर रिलेशन यानी श्रम संबंध पर फोकस किया था। दूसरा, किस प्रकार से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए यानी प्रदूषण को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इस पे फोकस किया था। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिकी संतुलन किस प्रकार से लाया जाएगा। मर्जर्स एमालगमेशन, मर्ज किया था आपका एमालगमेशन यानी कि विलय और समामेलन, विलय और समामेलन पर जो है इसने फोकस किया था। करेक्टिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी करेक्ट करना इंडस्ट्रियल सिकनेस को यानी जो औद्योगिक बीमारी थी उसको ठीक करना। एंड फॉरेन कोलैबोरेशन यानी विदेशी सहयोग पर फोकस किया था। एंड अगला किया था आपका टेकिंग ओवर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट यानी जो बीमार औद्योगिक इकाइयों का अधिग्रहण करना, टेकिंग ओवर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इस पे जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 ने फोकस किया था। पहला आपका लेबर रिलेशन पे, दूसरा पॉल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, तीसरा इकोलॉजिकल बैलेंसिंग यानी पारिस्थितिकी संतुलन किस प्रकार से लाया जाएगा, और मर्जर्स एंड एमालगमेशन पर फोकस किया था। करेक्ट इंडस्ट्रियल सिकनेस को करेक्ट करना, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड टेकिंग ओवर सिक इंडस्ट्री यूनिट्स। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, उसके बाद जो फाइनल या अंतिम इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो थी आपका 1991 की पॉलिसी, द लॉन्ग अवेटेड लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यह जो है एक लॉन्ग अवेटेड क्या थी, लॉन्ग अवेटेड लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इस लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24 जुलाई 1991 को अनाउंस किया गया था। इट वॉज ए ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी यह भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड जुलाई 1991, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 थी यह जो है इंट्रोड्यूस की गई आपका 24 जुलाई 1991 को। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, मेंटेन ए सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि किस प्रकार से आपका मेंटेन ए सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि कैसे बनाए रखा जाएगा, मेंटेन ए सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी। एंड अगला है आपका इनहेंस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से जो है आपका इनहेंस किया जाएगा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को। एंड थर्ड है आपका अचीव करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अचीविंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड अगला है आपका अटेंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना, अटेंड करना इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। एंड उसके बाद अगला है आपका ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए मेजर पार्टनर, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए मेजर पार्टनर एंड प्लेयर इन द ग्लोबल एरिया, यानी कि इंडिया को जो है एक भारत को वैश्विक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार और खिलाड़ी के रूप में बदलना। यानी कि इसका जो 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन फोकस था वो था आपका कि सस्टेन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी को कैसे मेंटेन किया जाए, दूसरा कैसे इनहेंस किया जाए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को, अचीव कैसे किया जाए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को, एंड अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि किस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त किया जाए। एंड अगला था आपका ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए मेजर पार्टनर एंड प्लेयर इन द ग्लोबल एरिया। एंड उसके बाद है आपका फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, यानी कि जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसके क्या मेजर फीचर थे, इसके बारे में या जो इसकी विशेषताएं थी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र का था उसका अनारक्षण करना, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर।
नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वाज रिड्यूस्ड टू 8, यानी कि जो आपके इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री थे उसको रिड्यूस किया गया था, 17 से 88 में चले गया था। एट प्रेजेंट इट रिड्यूस टू 3 इंडस्ट्रीज, एंड जो प्रेजेंट टाइम में पब्लिक इंडस्ट्रीज है वो 3 है। फर्स्ट है डिफेंस, थर्ड है रेलवेज, एंड फोर्थ है आपका एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद अगला है आपका डी लाइसेंसिंग प्रणाली, यानी कि डी लाइसेंसिंग प्रणाली को इसमें जो है अबॉलिश किया गया था। अबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर 5 इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको खारिज किया गया 5 इंडस्ट्री को छोड़कर। रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि डी लाइसेंसिंग सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित 5 उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लाइसेंसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको कौन से इंडस्ट्री पॉलिसी में जो है अबॉलिश किया गया, तो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसमें जो है लाइसेंसिंग प्रणाली को अबॉलिश किया गया था। इसमें जो है 5 इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जिसमें पहला जो इंडस्ट्री थी वो थी जो हजार्डस केमिकल का प्रोडक्शन कर रही है, यानी जो खतरनाक रासायनिक का उत्पादन करती है, एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाती है उनको लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, एंड सिगरेट एंड सिगार का जो प्रोडक्शन करती है उसको भी जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। फोर्थ डिफेंस इक्विपमेंट, जो डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है उनको भी जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव इंक्लूडिंग माचिस बॉक्स, यानी कि जो माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक वस्तु का प्रोडक्शन करती है उनको भी जो है आपका लाइसेंस लेना पड़ता। डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, और इसमें क्या किया गया कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर किया गया, पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, उसको जो है निजी क्षेत्र में बांट दिया गया। एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया था, उदारीकरण कर दिया गया उसका। एंड अगला है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। अब समझते हैं आपका राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन इंडिया जीडीपी हैज बीन स्टक एट 16%, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है इंडिया के जीडीपी में वो स्टक करा है आपका 16% सिंस द 1980s, यानी 1980 से जो है आपका स्टक कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 16%। द पॉलिसी एम टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री जीडीपी, यानी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 1980 के दशक से 16% पर अटकी हुई है। नीति का जो उद्देश्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण हिस्सेदारी को बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग शेयर को बढ़ाना सकल घरेलू उत्पाद में, इसका राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 का मेन मोटिव है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एम टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 का लक्ष्य है कि अगले 10 दशक में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एम टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब इन द नेक्स्ट डिकेड्स। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वुड फंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो राज्य और केंद्र सरकार हैं दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग शुड कंट्रीब्यूटेड 25% इन इंडिया जीडीपी बाय 2022, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूट है इंडिया के जीडीपी में वो है आपका 25 से 30 के बीच में।
and earlier the sector contribute about 16 to 17% in the India economic growth। यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के जीडीपी में इसका जो योगदान रहता है वो 16-17% रहता है। इट हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इसमें जो है जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं निम्न ऑब्जेक्टिव हैं जिनको यह फॉलो करता है। जैसे द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी राइज बाई 25% इन 22। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी राइज किया गया आपका 25%। इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12 to 14% अक्रॉस द मीडियम टर्म में। इंक्रीज इन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्रिएशन of 100 million additional job by 2022 यानी 2022 तक जो है 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सृजन किया जाएगा। पॉलिसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पार्टनरशिप विथ स्टेट, यानी कि यह नीति जो है राज्यों के साथ साझेदारी में आर्थिक और औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। पॉलिसी जो बेस्ड है आपका ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पार्टनरशिप विथ स्टेट। पॉलिसी ऑल्सो एम टू improving access to finance for MSME in manufacturing sector। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली DMIC। आपसे पूछा जा सकता है कि DMIC की फुल फॉर्म क्या है, तो DMIC का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कवर द फॉलोइंग 6 स्टेज, यानी कि ये जो कवर करता है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पहला हरियाणा को कवर करता है, दूसरा यूपी को, तीसरा राजस्थान को, MP, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी पूछा जा सकता है कि इसमें जो है DMIC प्रोजेक्ट कवर द फॉलोइंग 6 स्टेट्स, इसमें से जो है कौन से स्टेट जो है DMIC को कवर नहीं करता है, तो इसमें पहला हरियाणा कवर करता है, यूपी भी करता है, राजस्थान भी करता है, मध्य प्रदेश भी करता है आपका, और उसके बाद गुजरात भी करता है और महाराष्ट्र। 6 स्टेट ऐसे हैं जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल हैं। उसके बाद न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, यह जो है एग्जाम के दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन का नया सूचकांक। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP बिकम ऑपरेट सिंस 10 जून 2011, यानी औद्योगिक उत्पादन का नया सूचकांक 10 जून 2011 से सक्रिय हो गया है। यानी जो IIP है यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो 10 जून 2011 से वर्क कर रहा है। द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, रिवाइज द बेस ईयर ऑफ द ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12 ऑन 12 मई 2017। यानी कि जो IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर है, पहले हुआ करता था 2004-05, और प्रेजेंट टाइम में जो IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर है वो है आपका 2011-12। यह जो है यह डेट जो चेंज की गई वो चेंज करी 12 मई 2017 को। IIP in the revised series will continue to represent the mining, manufacturing and electricity sector। यानी IIP में 3 चीजों को
इंक्लूड किया जाता है। पहला माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। अब बात करते हैं आपका सेक्टर, पहला माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस ईयर आईआईपी का क्या है 2011-12 में, तो माइनिंग का जो वेट दिया है परसेंटेज में 14.373% वेटेज है माइनिंग का, एंड मैन्युफैक्चरिंग का है 77.633% एंड इलेक्ट्रिसिटी का है 7.994। यानी कि सबसे अधिक जो जीडीपी में शेयर है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका 17.633% एंड उसके बाद माइनिंग का और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करते हैं कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में कितने आइटम ग्रुप हैं। तो सबसे अधिक जो आइटम हैं वो है आपके मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में 405 आइटम ग्रुप्स हैं, और उसके बाद माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में एक एक, यानी कि टोटल आइटम ग्रुप हैं आईआईपी के अंतर्गत 407, जिसमें 405 जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास है और माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के पास जो है एक एक आइटम ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू बेस ईयर 2011-12, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बेस ईयर 2004-5 के अनुसार जो है आईआईपी में सबसे अधिक आइटम ग्रुप किसके पास है या सबसे अधिक वेटेज कौन से सेक्टर को दिया गया है, तो सबसे अधिक जो वेटेज दिया गया बेस ईयर 2004-5 के अनुसार वो मैन्युफैक्चरिंग को ही वेटेज दिया गया है, जिसका वेटेज है आपका 75.527% एंड सेकंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग का 14.157% एंड इलेक्ट्रिसिटी का है आपका 10.316%। और मैन्युफैक्चरिंग में जो है आइटम ग्रुप है अकॉर्डिंग टू बेस ईयर 2004-5 में 397, और माइनिंग में एक और एक, यानी बेस ईयर 2004-5 में जो आईआईपी के अंदर टोटल आइटम ग्रुप थे वो थे आपका 399। अभी बेस ईयर 2011-12 के अनुसार जो आइटम ग्रुप हैं आईआईपी के अंतर्गत वो हैं 407। इट कैलकुलेट द डाटा ऑफ 8 कोर सेक्टर नेमली, यानी कि जो आईआईपी है इसमें जो है 8 कोर सेक्टर को शामिल किया जाता है। इट कैलकुलेट द डाटा 8 कोर सेक्टर नेमली कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि आईआईपी के अंतर्गत जो है कौन से कोर सेक्टर को रखा गया है या कौन कौन से डाटा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पब्लिश करता है। पहला कोल का, दूसरा क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरी प्रोडक्ट, उसके बाद स्टील, उसके बाद सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं कोल की, तो कोल इट्स टोटल वेटेज इज 10.33% इन द कोर सेक्टर। इसका जो कोल का जो वेटेज है वो है आपका 10.33%। उसके बाद क्रूड ऑयल का है, इट टोटल वेट इज 8.98 इन द कोर सेक्टर। नेचुरल गैस का है 6.8%। उसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट का 28.04%। उसके बाद है आपका स्टील का 17.92%। उसके बाद सीमेंट का 5.37%। उसके बाद है आपका फर्टिलाइजर का जो वेटेज है वो है आपका 2.63%। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 19.85%। द 8 कोर सेक्टर कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेटेज ऑफ आइटम इंक्लूड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। सेक्टर वेट
माइनिंग का 14.37 सबसे अधिक जो वेटेज है आपका वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरे में माइनिंग का, तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी का। यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसमें जो वेटेज है आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट में यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन सबसे अधिक जो वेटेज है आपका प्राइमरी गुड्स का जिसका 34% है। उसके बाद कैपिटल गुड्स का 8.2%, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड का 17.2%, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का 12.3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का 12.8%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का 15%। तो सेक्टर क्लासिफिकेशन सबसे अधिक जो है मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का। अगला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, यानी कि जो MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006। The government of India has recently enacted Micro Small Medium Enterprises Development Act 2006 and also set up a separate Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, यानी कि इन्होंने जो है एक मिनिस्ट्री सेटअप किया, माइक्रो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी स्थापित किया। कब? 2006 में। एज पर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006, एज पर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006 द MSME आर डिफाइंड एज फॉलो, यानी कि MSME को इस प्रकार से डिफाइन किया गया। एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ MSME, जो पहले MSME की डेफिनेशन थी उसको जो है अपना इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन इक्विपमेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड सर्विस इंटरप्राइजेस दो पार्ट थे। इसमें माइक्रो इंटरप्राइजेस उससे कहते थे जिसमें जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर होता था 25 लाख से कम का टर्नओवर होता था एनुअली, उसको जो है आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में 25 लाख से कम एंड सर्विस इंटरप्राइजेस में जो है 10 लाख से कम जिसमें टर्नओवर होता था एनुअली, उसको जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाता था। एंड सेकंड है आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस उसे कहते थे जिसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस जो है में जो टर्नओवर था 5 करोड़ से कम और सर्विस इंटरप्राइजेस में 2 करोड़ से कम होगा तो उसे जो है आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2006 एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उसे कहा जाता था जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होता था मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में और सर्विस इंटरप्राइजेस में जो है इन्वेस्टमेंट होता था 5 करोड़ से कम, तो उसे जो है मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाता था। एंड रिवाइज MSME क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आपका MSME की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया था उसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया। माइक्रो इंटरप्राइजेस उसे कहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है आपका 1 करोड़ एंड टर्नओवर होता है आपका 5 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है 1 करोड़ से और टर्नओवर होता है आपका 5 करोड़ तक, 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम। स्मॉल इंटरप्राइजेस उसे कहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है आपका 10 करोड़ एंड टर्नओवर होता है 50 करोड़ का। एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उसे कहते हैं जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट होता है आपका 20 करोड़ और टर्नओवर होता है आपका 100 करोड़ के बीच।
It recognized that 61.3% of the industrial unit are in rural area while 38.7% are in urban area. माना इसमें यह माना कि it recognized that 61.3% of the industrial unit are in rural area while 38.7% are in urban areas. उसके बाद इकोनॉमिक सेंसस की बात करते हैं. In 1976 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976 यानी 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए प्लान स्कीम कॉल्ड इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे. यानी कि 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना बनाया, योजना शुरू किया जिसे जो है इकोनॉमिक सेंसस कहा जाता था. इन 1977 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सीएसओ था कंडक्टेड फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीएसओ ने जो है पहला सेंसस कब कंडक्ट किया था, तो कब किया था 1977 में. फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस इन कोलैबोरेशन विद द डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी. यानी 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय डीएससी के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की. किसके माध्यम से? डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक के माध्यम से फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब 1977 में किया था. इकोनॉमिक सेंसस, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस की अगर बात करें, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस 1977 में हुआ था एंड सेकंड इकोनॉमिक सेंसस 1980, थर्ड इकोनॉमिक सेंसस 1990 एंड फोर्थ इकोनॉमिक 1998 में, फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस 2005 एंड सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस 2013 में. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस जो है कब हुआ, तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था आर्थिक जनगणना वो हुई थी आपके 1977 में एंड सेकंड इकोनॉमिक सेंसस हुआ था आपका 1980 में 3 साल के बाद. उसके बाद थर्ड इकोनॉमिक सेंसस 10 साल के बाद 90 में, फोर्थ इकोनॉमिक सेंसस 1998 में 8 साल के बाद एंड फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस जो है आपका 7 साल के बाद 2015 में, 2005 में एंड सिक्स इकोनॉमिक सेंसस 2013 में हुआ था. द सेवंथ इकोनॉमिक सेंसस वाज launched in 2019 and it took more than 3 years to complete the survey except in West Bengal and few pockets of Andaman Nicobar Island due to dispersion caused by the COVID-19 pandemic. जो सिक्स इकोनॉमिक सेंसस थी उसके हाईलाइट की अगर बात करें, टॉप 5 स्टेट, टॉप यूनियन टेरिटरीज, नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. तो इसमें टॉप 5 स्टेट कौन थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. टॉप 5 स्टेट यूटीज, नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. टॉप यूनियन टेरिटरी कौन थी? दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी. टोटल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, सबसे जो अधिक एम्प्लॉयमेंट था महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में. सबसे यूनियन टेरिटरी की बात करें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम. अब बात करते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की. एज ऑन जनवरी 2023 देयर आर 10 महारत्ना and 14 नवरत्ना and 74 मिनीरत्ना. देयर आर नियरली 300 CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन टोटल. यानी भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है या उद्यम है कैसे है, जनवरी 2023 के अनुसार जो है 10 जो है हमारे पास महारत्न कंपनी है, 14 जो है नवरत्न कंपनी है और
74 जो है मिनी रत्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, और उसके बाद मिनी रत्न तो कितने हैं। 10 जो है आपके महारत्न कंपनी है, 14 जो है नवरत्न कंपनी है, एंड 74 जो है मिनी रत्न करने कंट्रीज है, कंपनी है। देयर आर नियरली 300 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी 300 टोटल क्या है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टोटल। उसके बाद महारत्न की अगर बात करें, इन 2010 द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द हायर महारत्न कैटेगरी which raise a company investment ceiling from 1000 करोड़ टू 5000 करोड़, यानी 1000 करोड़ टू 5000 करोड़ जिसके पास इन्वेस्टमेंट सीलिंग होगा कंपनी, उसको जो है आपका महारत्न कंट्री कैटेगरी में रखा जाएगा 2010 के अनुसार। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मस्ट हैव ए नवरत्न स्टेटस, उसके पास जो है नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, मस्ट हैव ए नवरत्न स्टेटस, नवरत्न का दर्जा होना चाहिए।